So let's start further. जीन थेरेपी. जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है? जीन थेरेपी की डेफिनेशन क्या बनेगी? जीन जीन मतलब जेनेटिक लेवल की बात हो रही है, while therapy means ट्रीटमेंट. तो यहां पे जेनेटिक लेवल के ऊपर ट्रीटमेंट की बात चल रही है, दैट इज जीन थेरेपी. If a person is born with a hereditary disease, can a corrective therapy be taken for such a disease? जो हेरिडिटरी डिजीजेस होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं, दैट इज दैट टाइप ऑफ डिजीजेस आर इनहेरिटेबल. इनहेरिटेबल passes from one generation to another generation. कहता है कोई अगर पर्सन जन्म ले रहा है एक हेरिडिटरी डिजीज के साथ, क्या उस हेरिडिटरी डिजीज को हम ट्रीट कर सकते हैं? उस बीमारी को हम ट्रीट कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है? जीन थेरेपी. Gene therapy is an attempt to do this. Gene therapy is a collection of methods that allows correction of a gene defect. Gene defect का मतलब क्या है कि कोई जीन थी जिसने प्रोडक्ट तैयार करना था, बट वो जीन क्या हो गई? फॉल्टी हो गई. फॉल्टी मतलब उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस चेंज हो चुके हैं, या वो जीन कोई ना कोई गलत प्रोडक्ट तैयार कर रही है, कोई गलत प्रोटीन तैयार कर रही है. रॉन्ग प्रोडक्ट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय दैट जीन. तो उस जीन को क्या बोलेंगे हम? फॉल्टी जीन. दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो. कहता हमारे पास जीन डिफेक्ट को चेंज करने के लिए जीन थेरेपी मेथड है. Here, genes are inserted into a person's cells and tissues to treat a disease. तो इसमें क्या किया जाता है कि जो फॉल्टी जीन है उसकी जगह पे जो करेक्ट जीन है उसको इंसर्ट किया जाता है. तो फॉल्टी जीन को रिमूव करके उसकी जगह पे करेक्ट जीन को क्या कर देंगे? इंसर्ट. करेक्ट जीन क्या करेगी? अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगी और रॉन्ग प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बनना बंद हो जाएगा. Correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene. तो फॉल्टी जीन जो गलत प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही थी उसकी जगह पे हमने नॉर्मल जीन या करेक्ट जीन इंसर्ट करके नॉर्मल प्रोडक्ट या नॉर्मल प्रोटीन बनानी स्टार्ट कर दी. क्लियर? अब यहां पे हम एक केस हिस्ट्री लेके चल रहे हैं. तो ये केस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर कुछ केस हिस्ट्रीज आती हैं. तो यहां पे आपको एक केस हिस्ट्री मिल रही है. द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी तो यहां पे हम केस हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं हम डिटेल में. The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase ADA deficiency. तो यहाँ पे एक तो आपने ईयर याद रखना है, एक यहाँ पे आपने किसको दिया गया था? 4-year-old गर्ल को जिसको अडिनोसिन डीएमिनेज दैट इज एडीए डेफिशिएंसी थी. क्लियर? अब ये अडिनोसिन डीएमिनेज करता क्या है? अडिनोसिन डीएमिनेज करता क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. अडिनोसिन डीएमिनेज एक प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होती है अडिनोसिन डीएमिनेज जीन से. अडिनोसिन डीएमिनेज जीन इसको प्रोड्यूस करती है, यानी कि अडिनोसिन डीएमिनेज को. क्लियर? उसके बाद ये प्रोटीन क्या करती है? इट हेल्प्स इन द प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ lymphocytes.
लिम्फोसाइट्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स हैं, उनकी बात हो रही है यहां पे। इज इट क्लियर? तो अगर मान लीजिए कि एडिनोसिन नहीं बन रही, एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बन रहा, तो हमारे लिम्फोसाइट्स प्रॉपरली प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। प्रोलिफरेट का मतलब होता है डिवाइड नहीं करेंगे, एंड डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है कि लिम्फोसाइट की काफी सारी टाइप्स है, जैसे अल्फा लिम्फोसाइट्स, बीटा लिम्फोसाइट्स, किलर लिम्फोसाइट्स, मेमोरी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स। तो काफी सारी अलग अलग टाइप्स हैं इनकी। तो ये सारी टाइप्स मिलजुल के क्या करती हैं? हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करती हैं। अगर एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी होती है, तो ना तो लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेट करेंगे, ना तो उनके डिवीजन के द्वारा उनका नंबर इंक्रीज होगा, और ना ही वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे, यानी कि अलग अलग तरह में वो कन्वर्ट भी नहीं हो सकते। तो इट मींस जिसको एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी है, एडीए डेफिशिएंसी है, उसका इम्यून सिस्टम क्या रह जाएगा? वीक। उसका इम्यून सिस्टम क्या रहेगा? वीक। क्लियर? तो उस लड़की को 1990 में यही चेक किया गया कि 4 साल की लड़की को एडीए डेफिशिएंसी थी। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। तो अब इस डिसऑर्डर को, जो इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर बन चुका है एडीए डेफिशिएंसी के कारण, इसको रिमूव कैसे किया गया? उस गर्ल के जिसको प्रॉब्लम थी, उसके लिम्फोसाइट्स लेके, उसके लिम्फोसाइट्स एक्सट्रैक्ट करके उनके अंदर एडीए को मैन्युफैक्चर करने वाली जीन इंसर्ट कर दी। तो ये वाले लिम्फोसाइट्स क्या बन गए? नॉर्मल बन गए। अब ये वाले लिम्फोसाइट्स को उस लड़की के अंदर दोबारा से इंजेक्ट कर दिया, दोबारा से इंजेक्ट कर दिया। तो एडीए जीन ने लिम्फोसाइट्स के अंदर जाके, गर्ल की बॉडी में अंदर जाके एडीए मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। तो जो लड़की को प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व हो गई। लेकिन जो लिम्फोसाइट्स का लाइफ स्पैन है, दैट इज फ्रॉम 15 डेज टू 40 डेज। इसका मतलब क्या है कि उस लड़की को ये परमानेंट क्योर नहीं मिला। हर 15 या 40 दिन के बीच बीच में उसको इस प्रकार के लिम्फोसाइट्स इंजेक्ट करने पड़ेंगे, जिनके अंदर क्या है? एडीए जीन है। क्लियर? The disorder is caused due to the deletion of the gene for adenosine deaminase. In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. या तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से क्योर हो सकता है, लेकिन ये प्रोसीजर क्या है? बहुत कॉस्टली है। वाइल कुछ के अंदर क्या होता है? कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। कुछ को एडीए का इंजेक्शन दे देते हैं डायरेक्टली, लेकिन ये दोनों ही मेथड ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body. A functional ADA complementary using a retroviral vector is then introduced into these lymphocytes, which are subsequently returned to the patient. तो इसका मतलब क्या है कि लिम्फोसाइट्स निकाल के उस पेशेंट के, उनके अंदर एडीए मैन्युफैक्चर करने वाली जीन को इंसर्ट करके उन लिम्फोसाइट्स को इंजेक्ट किया जाता है बैक। तो वो लिम्फोसाइट क्या करते हैं? एडीए मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देते हैं। However, as these cells are not immortal, कहता है ये सेल्स भी इमॉर्टल नहीं है, इनका लाइफ स्पैन है। द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। इसका मतलब क्या है कि बार बार इसको लिम्फोसाइट्स देने पड़ेंगे, ये प्रोसीजर दोबारा दोबारा फॉलो अप करना पड़ेगा। लेकिन
अगर ये परमानेंट क्योर बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए? However, if the gene isolated from marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stages, it could be a permanent cure. Early embryonic stage का मतलब क्या होता है? zygotic level. अगर zygotic level के ऊपर जीन मैनिपुलेशन हो जाती है तो ये क्योर क्या बन जाएगा? परमानेंट क्योर बन जाएगा। तो इस हिसाब से हम परमानेंट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं जीन थेरेपी के द्वारा। तो ये भी क्या हो गया? एक बायोटेक्नोलॉजी की एडवांटेज होगी। ये भी क्या बन गया? एक बायोटेक्नोलॉजी का मेथड बन गया। क्लियर? नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। दिस इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले दो वर्ड्स हम समझ रहे हैं यहां पे। एक होता है डायग्नोस और एक होता है प्रोग्नोस। डायग्नोस और प्रोग्नोस में फर्क क्या होता है? डायग्नोस का मतलब होता है कि डॉक्टर कुछ टेस्ट करने के लिए बोलता है, उन टेस्ट के बेस पे हमारी डिजीज या डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करता है। तो ये क्या हो गया? डायग्नोस करना, यानी कि टेस्ट बेस्ड होता है ये सारा काम। प्रोग्नोस का मतलब क्या होता है? कि डॉक्टर बिना टेस्ट करवाए मेडिकल हिस्ट्री जांचता है, वो मेडिकल हिस्ट्री ऑफ फैमिली, यानी कि कोई टेस्ट नहीं करवा रहा, सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री क्या कर रहा है? वो चेक कर रहा है। मेडिकल हिस्ट्री चेक करने के बाद वो डिजीज या डिसऑर्डर को प्रिडिक्ट करता है। तो यहां पे प्रिडिक्शन होती है, प्रिडिक्ट करके उसका इलाज करने की कोशिश करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्नोस करना। क्लियर? तो डायग्नोस के अंदर कंफर्मेशन होती है कि बीमारी क्या है और उसका इलाज कैसे होगा। प्रोग्नोस के अंदर जस्ट एक प्रेडिक्शन होती है मेडिकल हिस्ट्री जांच के फैमिली की। अब पहले के टाइम पे जो डायग्नोसिस की जाती थी वो कुछ सिंपल से टेस्ट होते थे, जैसे ब्लड टेस्ट या फिर यूरिन टेस्ट, या कुछ सिम्टम्स के बेस पे टेस्टिंग की जाती थी। ये सारे टेस्ट बहुत लेटर स्टेजेस में डिटेक्ट कर पाते हैं बीमारी को, लेटर स्टेजेस में डिटेक्ट करते हैं बीमारी को। उस टाइम तक बीमारी क्या हो चुकी है? बहुत फैल चुकी होती है। क्लियर? लेकिन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब क्या बन गया? किसी बीमारी को डायग्नोस करना मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाके, उसको क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई बीमारी हो गई, फॉर एग्जाम्पल एड्स है। मान लीजिए कि कोई बीमारी हो गई एड्स नाम की, तो उसने क्या है कि थोड़ा सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, थोड़ी सी प्रोटीन्स प्रोड्यूस की। उन प्रोटीन्स को एम्पलीफाई करके बाय पीसीआर टेक्निक वी कैन चेक अबाउट दैट डिजीज एट अ वेरी अर्ली स्टेज। बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। So, molecular diagnosis has become possible just due to biotechnology. For example, एक टेस्ट है RT-PCR, फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। This test is used for कोरोना। कोरोना को टेस्ट करने के लिए ये एक टेस्ट किया जाता है RT-PCR, या फिर अलीसा टेस्ट है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एड्स। फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट
एसे टेस्ट। तो ये टेस्ट एड्स को डिटेक्ट कर देता है काफी अर्ली स्टेजेस के ऊपर। इसी प्रकार से वाइडल टेस्ट है which is being used to detect डेंगू। तो चाहे वाइडल टेस्ट है, चाहे अलीसा टेस्ट है, चाहे आरटीपीसीआर टेस्ट है फॉर कोरोना, तो इनमें जो टेक्निक यूज हो रही है वो पीसीआर टेक्निक यूज हो रही है। मान लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर एक पार्टिकल गया, कोई भी पार्टिकल है जो हमें डिजीज कॉज करेगा, वायरस पार्टिकल वगैरह है, तो ये पार्टिकल अंदर जाके क्या करता है, बहुत स्मॉल स्केल में प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस पार्टिकल। तो हम पीसीआर टेक्निक के द्वारा उस स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन को एम्पलीफाई करते हैं और उसको डिटेक्ट करते हैं ब्लड के अंदर। उसको एम्पलीफाई करके डिटेक्ट कर लिया, यानी कि अभी उसकी मात्रा क्या थी, बहुत थोड़ी थी, उसको हमने लेबोरेटरी के अंदर कल्चर करके उसको एम्पलीफाई करके उसको डिटेक्ट कर लिया। हमें बीमारी का बहुत अर्ली स्टेज में क्या चल गया, पता चल गया। अर्ली स्टेज में डिटेक्शन पॉसिबल हो गई। तो अब अर्ली स्टेज में डिटेक्शन अगर पॉसिबल है, सो इट मींस दैट डिजीज और डिसऑर्डर कैन बी क्योर्ड इजीली, उसको क्योर किया जा सकता है। तो यहां पे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में यही काम किया जा रहा है। You know that for effective treatment of a disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या मतलब होता है, पैथो मतलब पैथोजन, फिजियोलॉजी मतलब जो उसके अंदर फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस चल रही हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पैथोजन के द्वारा जो भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, उसको डिटेक्ट किया जाता है काफी अर्ली स्टेजेस के ऊपर। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, पैथोफिजियोलॉजी। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, जो कन्वेंशनल पुराने मेथड थे लाइक ब्लड टेस्ट यानी कि सीरम टेस्ट या यूरिन टेस्ट, वो अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पा रहे थे। Recombinant DNA technology, polymerase chain reaction, and enzyme-linked immunosorbent ELISA test are some of the techniques that serve the purpose of early diagnosis. Presence of pathogen like bacteria, virus, etc. Pathogen का मतलब क्या होता है? Pathogen का मतलब होता है disease causing microorganism. Disease causing microorganism is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. कहता पुराने टाइम में क्या होता था कि पैथोजन को डिटेक्ट कैसे किया जाता था, जब कोई सिम्टम दिखता था। सिम्टम मतलब कोई साइन दिखता था उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे पैथोजन बहुत फैल चुका है, उसका इलाज करना वाकई ही बहुत मुश्किल हो चुका होता है, इस कारण उसका इलाज हम नहीं कर पाते। By this time, the concentration of pathogen is already very high in the body. However, very low concentration of a bacteria or virus at the time when the symptoms of the disease are not yet visible can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. Can you explain how PCR can detect very low amounts of DNA by amplification? PCR is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient. It is being used to detect mutations in genes in suspected cancer patients also. It is powerful technique to identify many other genetic disorders also. तो PCR टेक्निक के द्वारा हम अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल करवा चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट, a single-stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells, followed by detection using autoradiography. ऑटोरेडियोग्राफी की जाती है। ऑटोरेडियोग्राफी कैसे की जाती है, ध्यान से समझना। ऑटोरेडियोग्राफी, मान लीजिए कि एड्स की बीमारी है। अब हमें पता है कि एड्स के अंदर क्या होता है, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं।
आरएनए की कोडिंग हमें पता चलेगी, मान लीजिए उसकी कोडिंग क्या है, AGCU व्हाटसोएवर। अब हमने एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल इंसर्ट करना है विद कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कोडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कोडिंग। कैसे? हमने एक आरएनए मैन्युफैक्चर किया जिसके अंदर यहां पे क्या लगा दिया, U, यहां पे C, यहां पे G और यहां पे A। तो इस कोडिंग की रिवर्स कोडिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग है, क्लियर। लेकिन ये सारे जो कोड्स लगे हैं यहाँ पे, नाइट्रोजनस बेसिस लगे हैं यहाँ पे, वो नॉर्मल नहीं है, उनके अंदर नाइट्रोजन 15 है, यानी कि ये सारे क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव, क्लियर। अब हमने इंसर्ट कर दिया जो एड्स पेशेंट है उसके अंदर, तो ये स्ट्रैंड जाके उसके अंदर क्या कर जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होने के कारण अटैच हो जाएगा, ए के ऑपोजिट यू, जी के ऑपोजिट सी, सी के ऑपोजिट जी, ए के ऑपोजिट यू के ऑपोजिट ए। तो इस प्रकार से ये उसके अंदर जाके क्या हो गया, अटैच हो गया। अगर हमने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड इंसर्ट किया और वो 2 दिन तक परसिस्ट कर गया, अंदर ही 2 दिन तक अंदर ही परसिस्ट कर गया, तो वो परसिस्ट क्यों कर गया, क्योंकि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई। क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर आरएनए था, कौन सा आरएनए, एड्स वाला आरएनए पॉसिबल था, तो हमने एड्स को डिटेक्ट कर लिया। अगर अंदर परसिस्ट नहीं किया, डिड नॉट persisted for 2 days, 2 दिन तक ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इंसर्ट करने के बाद परसिस्ट नहीं किया, इट मींस वो बॉडी से रिमूव हो गया थ्रू फीकल मैटर और थ्रू यूरिन, वो बॉडी से रिमूव हो चुके हैं, रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, इट मींस हमारी बॉडी के अंदर वो एड्स पार्टिकल नहीं था। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। The clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film because the probe will not have complementary with the mutated gene. Clear? ELISA is based on the principle of antigen-antibody interaction. जब एड्स होता है तो एड्स को एक और टेस्ट के साथ डिटेक्ट किया जा सकता है, एलिसा टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के द्वारा। तो ये एलिसा टेस्ट हम डिटेल में स्टडी करेंगे ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन डिजीज चैप्टर वाले में। Infection by pathogen can be detected by the presence of antigens or by detecting the antibodies synthesized against the pathogen. तो जो भी फॉरेन पार्टिकल वो होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, एंटीजन। या तो वो एंटीजन को डिटेक्ट किया जा सकता है, या एंटीजन जब अंदर जाएगा तो कोई ना कोई एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाएगी, उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो बीमारी जिस कारण हुई है या तो उसकी डिटेक्शन कर लो, या बीमारी के कारण कोई नई एंटीबॉडीज तैयार हो गई तो उस एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर लो। इस प्रकार से हम बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये था हमारा ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड जीन थेरेपी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।